अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्रेन बॉक्स। ये हमारा 10th लेक्चर है क्लास 9th की फ़िज़िक्स के चैप्टर 3 का टॉपिक है कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रिक्शन। इससे पहले हम नॉर्मल फोर्स को समझते हैं। जैसे ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक पड़ी है, और ये बुक इस टेबल के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाती है, और ये फोर्स इस बुक के वेट के बराबर होती है। इन रिटर्न ये टेबल भी इस बुक के ऊपर एक फोर्स लगाती है ताकि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आर पार ना जाएं, और इस अपवर्ड फोर्स को नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। और ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं। इस नॉर्मल फोर्स को याद रखिएगा, इसको हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। अब हम समझते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को। सपोज़ इस कपबोर्ड को मूव करने के लिए एक बंदा फोर्स लगाता है। शुरू में ये फोर्स छोटी होती है, सपोज़ 2 न्यूटन की, लेकिन कपबोर्ड मूव नहीं करती। फिर ये बंदा अपनी फोर्स बढ़ाकर 3 न्यूटन कर देता है, लेकिन कपबोर्ड फिर भी मूव नहीं होती। उसके बाद ये बंदा अपनी फोर्स को 6 न्यूटन कर देता है। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है जो हमारी अप्लाइड फोर्स के साथ साथ अपने आप को बैलेंस कर रही है। लेकिन इस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है। हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर ये 6 न्यूटन इसकी आखिरी लिमिट है। तो जैसे ही हमारी अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन से ज़्यादा हो जाती है तो ये कपबोर्ड मूव करने लग जाएगी, और मूव करने से पहले का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यानी 6 न्यूटन, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स के। नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट भी ज़्यादा होगी, और नॉर्मल फोर्स कम होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट भी कम होगी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं म्यू एस, और यहाँ से म्यू एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम नॉर्मल फोर्स को दूसरी तरफ डिवाइड करते हैं। तो म्यू एस इक्वल होगा एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। म्यू एस को कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये दो फोर्सेस का एक रेशो है। दोनों फोर्सेस का यूनिट न्यूटन होता है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब ये जो सारी बातें हमने की, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, इनको अब हम ग्राफ के ज़रिए डिस्कस करेंगे। तो ये एक ग्राफ है जिसके एक्स एक्सिस पर हमने अप्लाइड फोर्स ली है और वाई एक्सिस पर हमने ली है फ्रिक्शनल फोर्स। शुरू में जब बॉडी रेस्ट की हालत में होती है, यानी कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हुई है, तब तक वो बॉडी पॉइंट ए पर होती है। जैसे ही हम इस बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़नी शुरू हो जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की आखिरी लिमिट होती है, जैसे यहाँ पर पॉइंट बी से शो किया गया है। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है और बॉडी मूव करने लग जाती है। जैसे ही बॉडी मूव करती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाती है, और उसके बाद मोशन में बॉडी पर एक कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होती है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 0 से लेकर पॉइंट ए तक स्टैटिक फ्रिक्शन है और बॉडी रेस्ट की हालत में है। जैसे ही ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो बॉडी मोशन में आ जाती है और एक कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन उस पर लगती है। आई होप आपको समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।